कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासरूम से, जहाँ सभी लोग कांपने लगते हैं सिर्फ एक लड़के को छोड़ के, जिसका नाम बाकी हानमा होता है। बाकी को दिखाया जाता है कि उसे काफ़ी चोटें लगी हुई हैं और वो क्लास में नींद में सो रहा होता है। कुछ गुंडे उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके सामने आते ही वो कांपने लगते हैं। बाकी चलते हुए उनके पास आता है और कहता है कि उसका टाइम वेस्ट होगा अगर वो उनसे लड़ेगा। कहता है कि जब तक वह उसके पीछे नहीं आएंगे तब तक वह उन्हें कुछ नहीं कहेगा। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक छोटा सा बोना आदमी उनके स्कूल आता है, जो कि टोकुगावा फैमिली का 11 जनरेशन का हेड होता है और अंडरग्राउंड एरिना का शासक है। वह स्ट्रीट फाइट को लेकर के काफ़ी गहरा सम्मान रखने वाला व्यक्ति है। अब उस बोने आदमी के द्वारा बाकी को स्कूल में बुलाया जाता है, जहाँ पर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल उसके तलवे चाटने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ रूम में बाकी की एंट्री होती है और टोकुगावा उसे चैंपियन बोल करके बुलाता है, लेकिन बाकी उससे पूछता है कि उसके आने का यहाँ पर क्या कारण है। तब टोकुगावा उसे बताता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी जापान पहुंचने वाले हैं, और यह सुनते ही बाकी काफ़ी सीरियस हो जाता है। और हम देखते हैं दूसरे सीन में, तभी हम देखते हैं कि डोरन नाम के आदमी को यूएसए की जेल में फांसी दिलाने के लिए ले जाया जा रहा होता है। जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो वो सबको बताता है कि वह हारा नहीं, आज तक वो हार का स्वाद चखना चाहता है। तभी फांसी की प्रक्रिया शुरू होती है और कैदी को 10 मिनट तक लटकाया जाता है ताकि वो मर जाए। लेकिन जब उसे नीचे उतारा जाता है तो वह सभी चौंक जाते हैं और वो अचानक से आंखें खोलता है और सबको मार देता है, और वह अपनी हथकड़ियाँ तोड़कर वहाँ से जेल से भाग जाता है। लेकिन पीछे एक मैसेज छोड़ जाता है कि वो टोक्यो जा रहा है हार का स्वाद चखने के लिए। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है स्कॉटलैंड की जेल में एक प्रिजनर को शॉक दे करके उसे मारने की प्रक्रिया करी जा रही है। उसका नाम डॉयल होता है। तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक से उसको मौत दी जाती है। जब लगता है कि वह मर गया, तभी वह डॉक्टर जा करके उसे चेक करता है। तभी वो अचानक से अपनी चेयर को तोड़कर गार्ड्स को मार देता है और जेल से भागकर टोक्यो के लिए निकल जाता है। तभी तीसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक और कैदी रशिया की जेल में 100 मीटर की खड़ी दीवार पर चढ़ते हुआ बाहर निकलता है। उसका नाम सिकोर्स्की है, और भागने के बाद रशिया के हीरो गारलैंड को मार देता है और वह भी जापान के लिए निकल जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक काउंसलर चौथे कैदी स्पेक से मिलने जाता है, और जब वह जेल के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि चौथा कैदी जेल के अंदर नहीं है। तभी वह चौथा कैदी ऊपर से अचानक से अपना हाथ निकाल करके काउंसलर की गर्दन मसल देता है, और वह ऐलान करता है कि वह भी जापान जा रहा है, और वह सबमरीन से निकलकर तैर के भाग जाता है। पांचवा कैदी अनागी एक कांच के प्रिजन में कैद है, जहां 2 कैदी ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसने 12 लोगों को अपने हाथों से आसानी से मार दिया, और बात कर रहे होते हैं कि जिस ग्लास में ये कैद है उसको रॉकेट से भी नहीं तोड़ा जा सकता। तभी अनागी अचानक से खड़ा होता है और वो ग्लास पे आके अपना हाथ रखता है और एक वैक्यूम प्रेशर से पूरे ग्लास को चकनाचूर कर देता है, और वहाँ के गार्ड्स को मारकर वो भी जापान के लिए रवाना हो जाता है। तभी सीन वापस शिफ्ट होता है। टोकुगावा बाकी को बताता है कि ये 5 काफी हाईली स्किन फाइटर्स हैं, और वह सारे के सारे जापान बाकी से लड़ने के लिए आ रहे हैं, और ये फाइट अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स और क्रिमिनल मार्शल आर्ट्स के बीच में होने वाली है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां एक पार्क में रॉबिन्सन को दिखाया जाता है, जो कि एक किक बॉक्सिंग चैंपियन है, अपनी किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी डॉयल उसको देखता है। डॉयल उसकी तरफ एक न्यूज़पेपर फेंकता है, जिससे उसके मुंह पे कट लग जाता है। तभी रॉबिन्सन डॉयल का कॉलर पकड़ता है और वह देखता है कि उसकी 5 उंगलियां कट चुकी हैं, जो कि उसके कॉलर में लगे ब्लेड्स की वजह से। तभी अचानक से डॉयल अटैक करता है। रॉबिन्सन की गर्दन कट जाती है उसकी कोने के लगे ब्लेड से। अब जिन पुलिस को बाकी ने पहले डराया था, उनके गैंग मेंबर्स बाकी से लड़ने के लिए कहते हैं। तभी उनमें से एक बाकी को पार्क में लड़ने के लिए बुलाता है। तभी बाकी उसकी चुनौती एक्सेप्ट करके आ जाता है, और वह अपने हाथ में लगे प्लास्टर को अपनी मसल्स को फ्लेक्स करके ही तोड़ देता है। तभी एक आदमी बाकी की तरफ आता है, हाथ में बड़ा हथियार लिए, और बाकी के डराने धमकाने से वह पूरी तरीके से डर जाता है। उसके अंदर खौफ की परछाई नजर आ रही होती है, और वो बाकी गुंडों को भी उन्हीं के तरीके से सबक सिखा देता है। तभी ये सब देख करके एक आदमी अपनी गन निकाल लेता है और वो बाकी की तरफ शूट करने की पोजीशन में खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से उसके पीछे वो कैदी स्पेक उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है, और वह उसकी गन उससे ले करके अपने आप को ही गोली मार लेता है। ये दिखाना चाहता है कि ये गन उसके किसी काम की नहीं है। उसने यह सुना था कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक 17 साल का लड़का है, जो कि टोक्यो में रहता है, और वह बाकी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है। जैसे ही बाकी उसका हाथ पकड़ता है, तभी वह बाकी अचानक से घबरा जाता है, और वह देखता है कि वह एक नकली हाथ था,
और वह कैदी तेज तेज हंसने लगता है और वो बाकी पे एक जोरदार किक करता है और वह बाकी पे नॉन स्टॉप अटैक करता जाता है जब तक वहाँ पर पुलिस नहीं आ जाती। वह अपनी हथकड़ियों को तोड़ते हुए बाकी से कहता है कि आज सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन था। वह उसे बताता है कि वह जल्दी ही मिलेंगे। फिर वह बाकी को एक जोरदार किक, जो कि गुड बाय किक होती है, वह मार करके चला जाता है। तब बाकी ध्यान देता है कि वह उसके फादर की तरह ही काफ़ी पावरफुल है, जो कि उसके फादर दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी है, जो कि उसके फादर इतने काबिल हैं कि वह पूरी आर्मी को ही सिर्फ अपने हाथों से ही ख़त्म कर सकते हैं। बाकी इसी वजह से हमेशा ट्रेनिंग करता रहता है ताकि वह उसे हरा सके और अपनी मॉम का बदला ले सके। अभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि स्पेक वहाँ पर फैसला करता है कि वह कुछ टाइम जेल में ही आराम करेगा। जब चीफ ऑफिसर वॉशरूम जाता है तो वह देखता है कि स्पेक भी वहीं पर है। तभी वह उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बुरी तरीके से नाकाम हो जाता है। अब खाने पीने के बाद स्पेक अपने सेल में वापस चला जाता है। अभी दूसरे डोजो में कात्सुमी ओरोची, जो कि बाउंडर है शिनशिकाई मिजोकी का, और कायो रेत्सु, जो कि चाइनीज कैंप फाइट का मास्टर है, उनके सामने अचानक से डोरन आ जाता है और वह वहाँ पर कात्सुमी के फादर को ढूंढ रहा होता है। कात्सुमी सबसे पहले उससे अपने शूज उतारने के लिए कहता है। तभी कात्सुमी शूज उतारते हुए उसकी तरफ शूज फेंक देता है और तभी एक जोरदार किक उसे मारता है। तभी वो कात्सुमी को दोबारा से पकड़ता है और वह उसका गला दबाने की कोशिश करता है और कात्सुमी उसे किक मार के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तभी डोरेन उसकी तरफ एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है जो उसके गले में जा करके लगता है। तभी डोरेन वहां से जाने लगता है, लेकिन रेत्सु उसे रोक देता है और उस पर अटैक करता है। लेकिन डोरेन अल्कोहल पीते हुए और वह उन्हें कहता है कि वे दोबारा मिलेंगे एक प्रॉपर फाइट में, और वहां पर आग लगा करके गायब हो जाता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बाकी अपना फिटनेस टेस्ट दे रहा होता है और वह इतनी तेजी से भागना शुरू करता है कि ग्राउंड में काफी बड़ा होल बन जाता है और लॉन्ग जंप में वो लाइन से भी बहुत ज्यादा दूर तक की जंप करता है। और बाकी ने 15 पुलअप्स इतनी तेजी से करे कि कोई उसको देख भी नहीं पाया और सभी सोचने लगे कि उसने वो करे भी नहीं और वह बिना करे ही नीचे उतर गया। जब टीचर उसे दोबारा से करने को कहता है तो वह इतना ताकत से करता है कि वह बार को भी तोड़ देता है। टीचर उसे बताता है कि वह अगर ऐसा करेगा तो वह टेस्ट में फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने 1500 मीटर की रेस के लिए जरा भी एक्सरसाइज सही से नहीं करी है। तभी बाकी एक शर्त रखता है कि अगर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया तो बाकी को वह एक्सेप्ट करेंगे। तभी टीचर उसे बताता है कि अगर बाकी ने ऐसा कर दिया तो वह उसे परफेक्ट स्कोर देगा। तभी बाकी अपनी शर्ट उतारता है और सभी उसको देख करके सोचते हैं कि इसने ज़रूर कोई स्टेरॉइड्स लिए हैं। तभी बाकी भागना शुरू करता है और वो कुछ समय में ही सबसे आगे निकल जाता है। वो 400 और 800 मीटर का रिकॉर्ड भी आसानी से तोड़ देता है। तभी वह जैसे ही 1000 मीटर की लाइन पर पहुंचता है तो वह इमेजिन करता है कि उसने बहुत सारा भार अपने पीठ पर उठा रखा है, जिसके कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि बाकी ने हमेशा स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करी, ना कि पावर के लिए। लेकिन वह टीचर उसे तभी भी पास कर देता है। तभी उसी रात कांजी टोकुगावा को अपने एक स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करता है, जो कि फॉरवर्ड जूडो वर्ल्ड चैंपियन है। वह इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि वह किसी भी जगह पर कैसी भी फाइट कर सकता है अगर कोई कहे कि रेडी टू गो। तभी सिकॉर्स के पीछे से आता है और कहता है रेडी गो। तभी वह नॉन स्टॉप अपने पंचेस उस पे मारता है और वह उसे नॉकआउट कर देता है। तब वह बताता है कि अगर किसी को भी फाइट शुरू करने के लिए कुछ कहना पड़े तो वह रियल फाइटर नहीं है। तभी बाहर कांजी सिकॉर्स्की पर अटैक करता है, लेकिन वह उसके द्वारा बुरी तरीके से पीट दिया जाता है। तभी टोकुगावा उसे अंडरग्राउंड एरिना में ले जाता है, जहाँ पर दूसरे बाकी 4 कैदी भी मौजूद होते हैं। लेकिन टोकुगावा ने उन्हें नहीं बुलाया था, लेकिन वह उस एरिना में भारी मात्रा में काफी खून व खराबा सूंघ करके आए थे। अब सारे कैदी यहाँ पर आने का अपना अपना कारण बताते हैं। टोकुगावा फैसला करता है कि वह इन सभी की विशेष को पूरा करेगा। तभी वह पिछले टूर्नामेंट के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को वहाँ पर बुलाता है। टोकुगावा उन सभी को बताता है कि जो पिछला टूर्नामेंट था वो दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था और उसका विनर बाकी है। बाकी के बाद दूसरे ये बाकी टॉप फाइटर्स हैं। टोकुगावा उन्हें बताता है कि ये 5 फाइटर्स उन कैदियों से लड़ने के लिए काफी काबिल हैं। सारे फाइटर्स राजी होते हैं कि वह रिंग में फाइट नहीं करेंगे और वह उनकी असल जिंदगी में एक दूसरे से फाइट करेंगे। मैं यह फैसला करते हैं कि कोई भी किसी से भी लड़ने के लिए किसी भी समय आ सकता है और उनकी लड़ाई के बीच में कोई किसी भी तरीके के कोई रूल्स नहीं होंगे। इसी के साथ उनकी फाइट शुरू होती है। डापू डोरेन के साथ जाता है क्योंकि वह उसके साथ हिसाब बराबर करना चाहता था, जो कि उसने कात्सुमी के साथ किया। और रित्सु भी वहां पर डोरेन से लड़ने पहुंच जाता है। डापू अचानक से डोरेन के फेस पर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन वह प्रिजनर डापू पे आग से अटैक कर देता है। लेकिन डापू अपने आप को आग से बचाने के लिए हैंड रोटेशन टेक्निक का यूज करता है, जिससे आग दूर हो जाती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि कांजी कॉस्की के पास अपने 2 आदमियों को भेजता है ताकि वह उसका बदला ले सके। वह उसे बांधकर
अपने साथ डोजो ले जाते हैं। जब टापू अपना बचाव आग से कर रहा होता है तो डोरेन उसका हाथ एक पतली सी तार से काट देता है। टापू अपनी चोट को अंदर से प्रेशर डाल करके अपने खून को रोक देता है। तभी डोरेन उसे ऑफर देता है कि वह अपनी हार को स्वीकार कर ले। लेकिन टापू कहता है जब वह रोजाना अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है कि उसकी उंगलियों को काफी तबीबी फ्रैक्चर आते थे, इस वजह से वह अपनी पूरी ताकत को कभी यूज ही नहीं कर पाया। लेकिन अब वह अपनी उंगलियों के बिना पूरी ताकत से उस पर हमला कर सकता है। तभी वह एक जानदार पंच उसके फेस पर मारता है और गायब हो जाता है। तभी डोजो में कांजी सिकोस्की पर काफी गोलियां चलाता है, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं दिखता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई होती है। सिकोस्की तभी कांजी के सारे आदमियों को पीट देता है। ये देख करके कांजी काफी डर जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है, पर सिकोस्की उस पर रहम नहीं खाता और वह उस पर अटैक कर देता है कि वह उस बात पर भड़का हुआ था कि यह कितना स्वार्थी है, क्योंकि यह सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, ना ही अपने साथियों का बदला ले रहा है। और वह कांजी को बुरी तरीके से पीट कर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि बाकी काजुई के साथ डेट पर जा रहा होता है, जो कि उसके लैंडलॉर्ड की बेटी है। तभी उनके घूमते हुए कुछ आदमी उसको घेर लेते हैं और बाकी से उसके सारे पैसे मांगते हैं, लेकिन वह उन्हें घूर कर ही ऐसे डरा देता है। डेट के बाद रात को वह पार्क में वॉक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर स्पैक आ जाता है और वह बाकी से लड़ने के लिए तैयार है। उन्हीं 5 कैदियों में से एक है, वह उससे लड़ने आता है, लेकिन तभी वहाँ पर हानियामा आ जाता है जो उसे घसीट कर दूर ले जाता है। स्पैक तभी उसके फेस पर एक किक मारता है और पूछता है कि क्या तुम्हें गुस्सा आया, लेकिन हानियामा शांत रहता है और अपना सूट उतार देता है। स्पैक देखता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा मस्कुलर और लड़ाई के निशानों से भरी हुई थी। उसकी पीठ पर एक टैटू बना हुआ था जो कि टोपोडाची टैटू है। ये एक ट्रेडिशनल टैटू है जो कि हानियामा फैमिली के हेड को ही मिलता है। तभी हानियामा का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है कि ये टैटू अभी पूरा नहीं हुआ है, चाहे आर्टिस्ट ने अपना काम पूरा कर दिया हो, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है। वो अपना घर छोड़ देता है और राइवल गैंग को जाकर के पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिस गैंग ने उसके फादर को मारा था। पूरी गैंग को अकेले ही फिनिश कर देता है। उसका मानना है कि यह टैटू मस्कुलैरिटी की निशानी है, जिसकी बॉडी पर निशान नहीं वो असली मर्द ही नहीं है। इसी वजह से उसने इस टैटू की कल्पना को पूरा करा। तभी अचानक से स्पैक उसके फेस पर एक पत्थर मारता है और उसी के जूते से उस पर हमला करता है और हानियामा को पकड़ के सीधा पोल में दे मारता है। और तभी वो बेंच को उठा करके उसके ऊपर मारता है, लेकिन हानियामा बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और फिर वो फाइटिंग पोज बनाता है और स्पैक भी उसी पोजीशन में खड़ा होता है। स्पैक ने जापान के लेजेंडरी कराटे फाइटर के बारे में सुना होता है जिसे गॉड हैंड भी कहा जाता है। स्पैक कहता है कि वह कोई गॉड नहीं है, लेकिन जब उसके हाथ पैर चलते हैं तो वो किसी गॉड को भी तबाह कर सकता है। कहने का मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था। उसने इतनी तेजी से उस पर किक और पंचेस करे थे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में भी दरारें आ गई थी और वह टूटने ही वाला था और उसने इस अटैक का नाम अल्फा रश अटैक रखा था। तभी स्पैक हानियामा की तरफ नॉन स्टॉप पंचेस करने लगता है और हानियामा को अपने डिफेंस के लिए मौका भी नहीं मिलता। ये एक ऐसा एथलीट अटैक है जैसे बॉक्सर अपने अपोनेंट पे नॉन स्टॉप हमला करने से पहले बीच बीच में सांसें लेते हैं, लेकिन जब वो सांस नहीं लेते तब अपोनेंट को उनके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है और उसी जगह स्पैक नॉन स्टॉप 5 मिनट तक बिना सांसें लिए अटैक कर सकता है। स्पैक के पंचेस तब तक नहीं रुकते जब तक उसका अपोनेंट डेड ना हो जाए, लेकिन उसके अटैक के बीच में ही हानियामा उस पर जोरदार अटैक करता है। हानियामा का अटैक इतना जोरदार होता है कि स्पैक उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसने अत्यधिक पावरफुल और एडवांस टेक्नोलॉजी से स्पैक से लड़ने के लिए आर्मर बनाए होते हैं, पर वो सभी बेकार निकलते हैं क्योंकि स्पैक उन्हें आसानी से तबाह करने की क्षमता रखता है। और अगर अब वो जेल में वापस आएगा तो पुलिस उस पर और भी घातक हथियारों से हमला करेगी। तभी हमें वापस सीन में दिखाया जाता है कि स्पैक उस दर्द से उभरा नहीं था। तभी हानियामा उस पर दोबारा से वैसा ही अटैक करता है। तब हानियामा स्पैक को उठा करके उससे पूछता है क्या वो फाइट अभी भी जारी रखना चाहता है और स्पैक एक डरावनी से स्माइल करता है। हानियामा तभी उसके ऊपर एक और पंच मारता है और हानियामा उससे दोबारा से पूछता है कि वो फाइट को दोबारा जारी रखना चाहता है। तभी स्पैक दोबारा हंसने लगता है और हानियामा गुस्से में उसे नॉन स्टॉप वही पंचेस मारता जाता है और उससे पूछता है कि वो फाइट जारी रखना चाहता है या नहीं। तब लगातार अटैक खाने के बाद स्पैक उससे रुकने को कहता है और जब हानियामा रुक जाता है तभी स्पैक उसका फायदा उठा करके 6 गोलियां हानियामा के मुंह में घुसा देता है और उसके मुंह को ब्लास्ट कर देता है। मुंह को ब्लास्ट हो जाने के बाद भी हानियामा उससे सेम सवाल पूछता है क्या वो अभी भी फाइट को जारी रखना चाहता है और वो स्पैक को उठा करके सीधा बिजली के खंभे पे फेंक देता है, जिस कारण स्पैक को काफी इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं। उसके बाद हानियामा स्पैक को पुलिस स्टेशन लेकर के जाता है और एक गिफ्ट की तरह स्पैक को उनको सौंप देता है और वह उन्हें देख करके चौंक जाते हैं और हानियामा को सब मिलकर सल्यूट करते हैं। तभी हानियामा गाड़ी में बैठ करके जाने लगता है, लेकिन वो किसी कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ती
तब हमें दिखाया जाता है कि स्पैक ने सभी पुलिस वालों को मार दिया है और गाड़ी को पकड़ रखा है। वो कार को पलट देता है और हानियामा को पीटने लगता है। हानियामा उस पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हानियामा पे वो गोली चला देता है। वह उसे कहता है कि वह ऐसी दुनिया से है जहाँ पर लड़ाई सिर्फ जीत और हार के लिए नहीं, मौत और जिंदगी के लिए होती है। वो हानियामा को कहता है कि जब उसके पास मौका था तभी उसे मार देना चाहिए था। तभी हानियामा उसकी ग्रिप से निकल करके उसके ऊपर नॉन स्टॉप पंचेस मारने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि फाइट खत्म हो गई। तभी किसी कारण से स्पैक ने अपनी आंखें ढक दी है और वो एक फ्लैश ग्रेनेड हानियामा की तरफ फेंकता है, जिसके कारण हानियामा को कुछ दिखाई नहीं देता और हानियामा उस लाइट की वजह से कुछ टाइम के लिए ब्लाइंड हो जाता है। तभी उस मौके का फायदा उठा के स्पैक हानियामा को पीछे से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और लॉक लगा लेता है। उसका लॉक इतना ताकतवर होता है कि उससे कोई छूट नहीं सकता, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हानियामा की ग्रिप इतनी टाइट होती है कि वो डायनामीटर से भी नहीं नापी जा सकती। वो अपनी ग्रिप से काट के एक हिस्से को भी आसानी से काट सकता है। ये खतरनाक मूव उसका बॉर्न गिफ्टेड है। वो इस मूव का यूज करके स्पैक के हाथ का एक काफी बड़ा टुकड़ा फाड़ देता है और उसके बाद वो उसके थाइस को फाड़ देता है। उसके बाद वह उसकी गर्दन पे ग्रिप बना देता है, जिसके बाद स्पैक हार जाता है। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि स्पैक, जो कि बहुत मस्कुलर था, वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और डॉक्टर इस बात से कंफ्यूज थे कि जो अभी कुछ घंटे पहले इतना पावरफुल था अब उसके शरीर में कुछ भी नहीं है और वो अपनी सारी मसल्स खो चुका है, क्योंकि वो 50 साल का दिखता था लेकिन उसकी असल उम्र 97 ईयर्स थी और उनके पास इस तरह की घटना का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन एक आदमी था जिसका नाम ट्रेजर हंटर जैक था। उसे एक सनकैन शिप मिली थी जिसकी तलाश वो 30 सालों से कर रहा था, जहाँ 200 से भी ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद थे। बाद में उन्हें पता लगता है ये 40 साल का हेल्दी दिखने वाला व्यक्ति 88 साल का ओल्ड मैन था। इसमें उन्हें पता लगता है कि उसे हेल्दी रखने वाली जो चीज थी उसने उस ट्रेजर को पाने के बाद उसको छोड़ दिया था, जो कि उसकी विल पावर थी। और डॉक्टर्स को लगता है कि स्पैक के साथ भी सेम कंडीशन है, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, उसने अपनी विल पावर खो दी। शायद स्पैक ने अपनी लाइफ का पर्पस पूरा कर लिया है। उसके बाद बाकी को दिखाया जाता है जो कि टेस्ट दे रहा होता है स्कूल में और उसने सिर्फ अपने पेपर पे सिर्फ अपना नाम ही लिखा है। टीचर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि दुनिया दिमाग की ताकत से चलती है, ना कि मसल्स की ताकत से। इंसान चाहे जितना तेज भाग ले लेकिन वह बाइक से आगे नहीं निकल सकता। चाहे वो जितना भी ताकतवर हो वो कार को लिफ्ट नहीं कर सकता, ना ही कोई तैर के मोटरबोट से आगे जा सकता। वो टीचर को बताता है कि वह कुछ लोगों को जानता है जिसने वाइल्ड बीस्ट को हराया है। टीचर उसकी बात को इनकार करता है और वो कहता है कि यहाँ तक कि हुसैन बोल्ट भी इस क्लास में नहीं कूद सकता, जो कि 2 फ्लोर ऊपर है। ये कहने के बाद ही दिखाया जाता है कि डॉयल कूद के क्लासरूम में घुसता है जो कि 2 मंजिला ऊपर थी। डॉयल सबके सामने कहता है कि वह बाकी से लड़ने आया है। फिर उसने देखा कि बाकी का टीचर उसे डांट रहा है। बाकी रोते हुए उसे शुक्रिया अदा करता है और एक बेंच को डॉयल के मुंह पर दे मारता है और क्लासरूम से कूद के वो स्कूल के बैक साइड चला जाता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर लड़ता तो क्लासरूम वाले सारे शॉक हो जाते और बाकी की असलियत उन्हें पता लग जाती। अब वहाँ से जब वो जा रहा होता है तभी अचानक से एक माली उसके ऊपर एक्स फेंकता है, जो कि असल में यानागी होता है। यानागी अब 2 एक्सेस बाहर निकालता है जो कि रस्सी से बंधी होती है और उन्हें काफी तेजी से घुमाने लगता है। बाकी बड़ी मुश्किलों से उसका अटैक से बच पाता है। यानागी एक तरफ की रस्सी खोलता है और एक एक्स बाकी को पकड़ा देता है और वो दोबारा अपनी एक्स को घुमाना शुरू कर देता है। और इस बार वो पहले से भी काफी तेज घूम रही होती है, जिसे देखकर बाकी शॉक हो जाता है। तभी वो अटैक करके बाकी के हाथ की एक्स को काट देता है। तभी बाकी बचने के लिए एक्स में अपनी शर्ट को अटका देता है। तभी अचानक से एक गर्म पानी की केटल उड़ती आती है जिसे गोकी ने फेंका था, लेकिन पानी ठंडा था और ये यानागी को डराने की एक चाल थी। यानागी तभी गोकी पर अटैक करता है लेकिन गोकी उसे आसानी से जमीन पर पटक देता है। यानागी अचानक से खड़ा होता है और वो गोकी का हाथ टाइगर क्लॉ टेक्निक से काट देता है। गोकी अपना ब्लड यानागी की आंखों पर फेंकता है और बाकी को अटैक करने के लिए कहता है। दोनों टीम बनाकर यानागी से लड़ना शुरू करते हैं। गोकी यानागी को पीछे से पकड़ लेता है और बाकी को कहता है कि उस पर अटैक करे, लेकिन यानागी बाकी को किक मारकर दूर फेंक देता है। गोकी बताता है कि यानागी को पॉइजनर की नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह गैस अटैक्स में माहिर है। यानागी स्लोली आगे बढ़ते हुए बाकी से पूछता है कि इस दुनिया की सबसे पॉइजनस गैस कौन सी है और बाकी अपनी जगह पर अटक जाता है। तभी यानागी अपना हाथ बाकी के मुंह पर रखता है और बाकी वहीं पर अनकॉन्शियस होकर के गिर जाता है। यानागी बताता है हम जो ऑक्सीजन अपनी सांसों के द्वारा लेते हैं उसका पोर्शन 21 है और जब ये कम हो जाता है तो इसके कारण चक्कर आने लगते हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और आखिर में आदमी बेहोश हो जाता है।
अगर ऑक्सीजन गिरकर 5% या फिर उससे भी कम हो जाए तो ये किसी को भी एक सांस में गिरा सकता है। और उसने अपने हाथ में 5% से भी कम ऑक्सीजन बनाई, जिसे उसने ग्लास, वुड और कंक्रीट पे कई बार प्रैक्टिस की। और आखिर में उसने वैक्यूम टेक्निक को क्रिएट करा और वो वैक्यूम प्रेशर बना करके दीवार को तोड़ के दिखाता है और पुलिस के आते ही वहाँ से भाग निकलता है। बाकी अब अपने होश में आता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि टोकुगावा को बाकी की हार का पता लगता है, जिसके कारण वह काफी रोने लगता है, क्योंकि वो बाकी को सबसे ज्यादा पावरफुल मानता था, जिसे बाकी की काबिलियत पे सबसे ज्यादा भरोसा था, और वो रोने पर मजबूर हो जाता है। तभी वहाँ पर डोरेन आता है, जिसने वहाँ के सभी गार्ड्स को पहले ही मार दिया होता है और वो पेट्रोल की मदद से वहाँ पर आग लगाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ कात्सुमी आकर के उस पर अटैक कर देता है, जो कि वहाँ पर अपना बदला लेने आया था। वो एक किक मार के पेट्रोल की बाल्टी को डोरेन के ऊपर गिरा देता है, फिर वहीं लाइटर से उस पर आग लगा देता है। डोगू कात्सुमी की तारीफ करता है और बताता है कि उसे बाकी चीजों के अलावा अपने हाथों को ज्यादा यूज करना चाहिए, वरना तो वह अपनी डिग्निटी को खो देते हैं। उसके बाद डोरेन को होश आता है और वो डोकू से लड़ने जाता है, लेकिन वहाँ पर काटू आ जाता है, जो कि उसका मेंटोर होता है। वहाँ करके डोरेन को रोकता है। पहले वह उसे जोरदार किक मार के जमीन पर गिरा देता है और फिर वो उसका कान काट देता है। और डोकू को उसका यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो जब बात कर रहे होते हैं तभी डोरेन अपनी मेटल से भी ज्यादा मजबूत तार को निकाल करके दोनों को जकड़ लेता है। कात्सुमी और काटू को जकड़ लेता है, लेकिन डोकू उस वायर को एक ही झटके में काट देता है। उसे वहाँ पर महसूस होता है कि उसका वहाँ पर जीतने का कोई मौका नहीं है। डोरेन तभी अपने मुंह से ग्रेनेड निकाल करके वहाँ पर सब कुछ उड़ा देता है और बच के निकल के भाग जाता है। काटू डोरेन का पूरे टाइम पीछा करते हुए उसके हाइड आउट पर पहुंच जाता है, लेकिन डरने से पहले डोरेन टूटी हुई कांच की बोतलों को अपने हाथ के ऊपर एज ए शील्ड की तरह लगा लेता है। इसके बाद भी काटू उस पर नॉन स्टॉप अटैक करता है और वो रहम की भीख मांगने लगता है। और आखिर में पता चलता है कि ये एक हिप्नोसिस है जो कि डोरेन ने उस पर करा होता है। तभी डोरेन अपनी वो पतली तारों से उसको काट देता है। अब रेत्सु को उसकी बॉडी पंचिंग बैग के अंदर मिलती है और काटू को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कात्सुआ फैसला करता है कि वह उसे जान से मारे बिना छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो अपने सभी स्टूडेंट्स को डोरेन को पकड़ के लाने के लिए कहता है। उसके स्टूडेंट्स आसानी से उसे ढूंढ लेते हैं और पास के एक अम्यूजमेंट पार्क में ले जाते हैं। यहाँ सब उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। उसका सामना सैंडो से होता है, जो कि काटू का क्लासमेट था। तो साइज और मसल मास डोरेन के बराबर था। डोरेन वहाँ से भागकर उसे रोलर कोस्टर की तरफ ले जाता है, जहाँ वो दोनों फाइट करते हैं और वहाँ पर वो लड़ाई काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सैंडो अपना बैलेंस बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा होता। तभी उसे टोपो का सिखाया हुआ स्टैंड्स याद आता है, जिसे फाइटर्स चलती हुई बोट के अंदर बैलेंस बनाने के लिए यूज किया करते थे। सैंडो स्टैंड का यूज करके उस पर नॉन स्टॉप अटैक करता है, जिसके कारण डोरेन उसे लेकर के चलते हुए कोस्टर से ही कूद जाता है और गिरने से पहले ही डोरेन ने एक पतली तार को खंबे में फंसा दिया था, जिसके कारण उसके गिरने की स्पीड कम हो जाती है और सैंडो इतनी स्पीड में गिरने की वजह से बहुत बुरी हालत में पहुंच जाता है। यह देख के कात्सुमी वहां पर आता है और उसके पीछे डोपू और रित्सु भी आते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि डोपू और रित्सु ने एक ही स्कूल से मार्शल आर्ट सीखी है और रूल्स के मुताबिक वो एक दूसरे के साथ नहीं लड़ सकते, इसलिए डोपू डोरेन के साथ लड़ने का फैसला करता है। अब पता लगता है कि डोपू ने जब अपना हाथ खोया था तो उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसे एक डॉक्टर ने उसका हाथ सील करके एक दूसरा हाथ फिक्स कर दिया था। अब दोनों लड़ना शुरू करते हैं। डोपू इतना ताकतवर हो गया था कि वजह से डोरेन इसके ऊपर हिप्नोसिस यूज करता है, लेकिन हिप्नोसिस में होने के बाद भी वह डोरेन के अटैक्स को डॉज कर पा रहा था और ये सब उसके बैटल एक्सपीरियंस का नतीजा था। एक डोपू उसे इतना मारता है कि वह अब डर महसूस करने लगा था। वहीं काटो व्हीलचेयर पे पहुंचता है और वो व्हीलचेयर से खड़ा होकर के एक झटके में ही इस फाइट को खत्म कर देता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर को ये पता चलता है डोरेन की कलाई में एक छोटा सा बॉम्ब अटैच्ड है, जिसको टच करते ही काफी बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। अब जब डोपू घर पहुंचता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो रखा होता है। तभी वहाँ पर डोपू की कलाई डोरेन के फेस पर टच होते हुए काफी बड़ा ब्लास्ट करती है और धमाके के कारण उसके चेहरे को बुरा तरीके से नुकसान पहुंचता है। वापस आते टाइम उसका सामना रेत्सु से होता है, जो कि एक जोरदार पंच मार के डोरेन को हार का स्वाद चखा देता है। के बाद बहुत सारे पुलिस वाले रेत्सु के साथ डोरेन को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, पर अब उस पर निगरानी रखने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस जोरदार पंच की वजह से उसका मानसिक संतुलन सही नहीं रहा था और वो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगा था और वो बार बार कैंडीज की मांग कर रहा था। तभी सिकोस्की काजुकी के रूम में घुस करके उसका मुंह बंद कर देता है और वो उसे कहता है कि अगर
वो चिल्लाएगी नहीं तो वह उसकी मॉम को कुछ नहीं करेगा। पर वो तभी मदद के लिए बाकी कुछ आवाज लगाती है। तभी बाकी वहाँ पर अचानक से आकर के सिकोस्की को उसकी लिमिट क्रॉस करने के लिए मारता है। वह उसको कॉलर पकड़ के सड़क के बाहर फेंक देता है। जब वो वहाँ जाकर के देखता है तो सिकोस्की वहाँ पर नहीं होता और पता चलता है कि वो बच के निकल गया है और उसने काजुकी को किडनैप कर लिया होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जापानीज गवर्नमेंट भागे हुए कैदियों के लिए एक मीटिंग रखती है जिसमें सभी भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए बात की जा रही होती है, जिसमें वो बताते हैं कि वो 5 कैदियों में से सिर्फ अभी तक 2 ही पकड़े जा चुके हैं। तब वो इस केस को सॉल्व करने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल को इन्वॉल्व करने की सोचते हैं जो कि अमेरिका की जेल में कैद है। अब एक गवर्नमेंट ऑफिसर उस कैदी से मिलने के लिए उड़ान भरता है और वो वहाँ जाकर के देखता है कि उस कैदी की स्थिति बाकी सभी कैदियों से बहुत ज्यादा बेहतर है। उसका नाम ओलिवर है और उसे अनचेंड के नाम से जाना जाता है और पता लगता है कि वह इतना पावरफुल है कि कोई भी उसे जेल में कैद करके नहीं रख सकता। इसलिए गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उस कैदी का यूज बाकी सभी कैदियों को पकड़ने के लिए किया जाएगा और इस जेल में अधिकतर कैदियों को उसी ने पकड़ा होता है। उनकी बातचीत के दौरान ओलिवर को एक कॉल आता है और उसे एक नए केस के लिए बुलाया जाता है और वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक फॉर्मल पुलिस ऑफिसर ने अपने आप को ऊपर के फ्लोर में बंद करके 20 लोगों को बंदी बना रखा है। साथ ही में वो ओलिवर से बदला भी लेना चाहता है। अब वो ओलिवर पे नॉन स्टॉप गोलियां चलाता है लेकिन ओलिवर की बॉडी इतनी सख्त थी कि उसकी स्किन पर कोई रैशेज नहीं आते। क्रिमिनल अपनी स्वॉर्ड को यूज करने का फैसला करता है मगर तभी भी वो उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। मगर ये सब देख करके ओलिवर बोर हो जाता है और वो उसे एक झटके में बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। अब इस मिशन को पूरा करने के बाद ओलिवर फैसला करता है कि बाकी सभी कैदियों को पकड़ने के लिए वो जापान जाएगा क्योंकि उसका मानना होता है कि कोई भी क्रिमिनल उससे ज्यादा फ्रीडम पा नहीं सकता। अब वो जापान पहुंचकर वो चलती हुई गाड़ी से कूद जाता है क्योंकि उसे यूजिरो से मिलना होता है। यहाँ दूसरी साइड दिखाया जाता है कि यूजिरो सिकोस्की से बाकी के बारे में बात कर रहा होता है मगर असल में यूजिरो ने ही काजुकी को किडनैप करने के लिए कहा होता है ताकि बाकी अपने गुस्से के साथ अपनी पूरी ताकत को यूज कर पाए। उसी टाइम बाकी दरवाजा तोड़कर डायरेक्ट अंदर आता है। तुरंत गुस्से में सिकोस्की को बिल्डिंग के ऊपर से ही फेंक देता है। इसके बाद तुरंत ही वो ओलिवर को मारना शुरू करता है लेकिन तभी अचानक सिकोस्की ऊपर चढ़ के बिल्डिंग पे आ जाता है सेम उसी तरीके से जैसे वो जेल की दीवार को तोड़कर ऊपर भागा था और वह तभी टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को बाकी की तरफ फेंकता है और एक जोरदार किक दोनों पैरों से उसको मारता है। लेकिन उनकी लड़ाई के बीच में तभी काफी पुलिस फोर्स आ जाती है जिसके कारण सिकोस्की खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। अभी बाकी का बदला पूरा नहीं हुआ था। तभी बाकी उसका पीछा करते हुए उसके हाइड आउट पे पहुंच जाता है। तभी बाकी उसके दोनों टांगों के बीच में किक मार के उसे दर्द का एहसास कराता है और आखिर में उसे बुरी तरीके से हरा देता है। ओलिवर पीछे से आते हुए तालियां बजाते हुए कहता है कि उसका मिशन उस कैदी को पकड़ना है। ये सुनकर सिकोस्की दम से खड़ा होता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन ओलिवर अपने एक जानदार मुक्के से उसे एक पंच में ही बिल्डिंग से बाहर उड़ा देता है और नीचे खड़ी पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। अब जब ओलिवर को दिखाया जाता है कि वह पुलिस स्टेशन में बाकी कैदियों की जानकारी कलेक्ट कर रहा होता है तभी डॉयल ऑफिसर के कपड़ों में उसके पास आता है और उस पर नॉन स्टॉप अटैक करते करते उसके पेट में चाकू घुसा देता है। लेकिन ओलिवर की मसल्स इतनी पावरफुल होती हैं कि वो चाकू उसे कुछ नहीं कर पाता और ये देखकर डॉयल वहाँ से भाग निकलता है। वहीं कोशो जो कि काफी पावरफुल हो गया है वो अपनी ट्रेनिंग कात्सुकी स्टूडेंट्स पे करता है। वो बताता है कि उसकी अभी की टेक्निक्स इतनी पावरफुल हैं कि वो रेत्सु को भी आसानी से हरा सकता है। इसलिए अब वो डॉयल का शिकार करना चाहता है। कात्सुमी के स्टूडेंट्स की मदद से वह उसके हाइड आउट का पता लगाते हैं। वहीं डॉयल अपने रूम में यूएस के नेवी कैप्टन के साथ होता है और वह उसे बता रहा है कि उसके पास लड़ने की कोई काबिलियत नहीं है इसलिए उसने अपने हर जॉइंट्स पर ब्लेड्स लगवाए हैं। तभी कोशो अचानक से अंदर आकर के उस पर अटैक करता है। वो बार बार उसके गले पे अटैक कर करके उसे जमीन पर गिरा देता है। कोशो उसके करीब जाता है लेकिन वो अपने हाथ में लगी बटन को प्रेस करके कोशो को दूर फेंक देता है। कोशो एक बार फिर लड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन डॉयल इस बार बटन प्रेस करके उसका मुंह उड़ा देता है जिस कारण उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ कोशो का भाई कोरेहा उसे देखने आता है जिसने हाल में ही जैक हानमा की सर्जरी करी थी जिसकी वजह से उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर से बढ़ गई थी और वो काफी ताकतवर बन गया। वहीं रेत्सु स्टोर की लिफ्ट में गलती से डॉयल से मिलता है। वो वहीं पर लड़ने के लिए सही जगह चुनते हैं
और एक बार में जाते हैं। रेत्सु जानता था कोशो को हराने के लिए डॉयल ने बटन का यूज किया था, इसलिए उसने फैसला करा कि वो पीछे नहीं हटेगा। वो कुनाल का यूज करता है। पहले वो उसकी बाएं आंख को ब्लाइंड कर देता है, के बाद वो ढेर सारी कुनाल से उसकी बॉडी पर नॉन स्टॉप अटैक करता है। डॉयल वहां से तभी जान बचा करके भागने लगता है, पर रेत्सु उसे पकड़ लेता है और अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके उसे काफी बुरी तरीके से पीटता है। तभी डॉयल का बटन उसकी जोरदार किक को नहीं रोक पाता। तभी वहां पर अचानक से जैक आ जाता है और वो रेत्सु को इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर देता है और डॉयल को घर जा करके रिकवर होने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब उसके साथ लड़ना चाहता है। डॉयल वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि 2 बदमाश रेत्सु का सामान चुरा रहे हैं। वो वापस जा करके उन 2 चोरों को रोकता है। फिर वो वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक डॉग उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो बेहोश रेत्सु को अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपनी जान को दांव पे लगा करके पूरी रात वहां पर पहरा देता है। फिर अगले दिन जब रेत्सु को होश आता है तो वो डॉयल को अपनी पीठ पर टांग करके कराटे स्कूल वापस ले जाता है। डॉयल 2 दिन तक कोमा में रहता है और उसे इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत थी, जिसमें कराटे स्कूल के स्टूडेंट्स उसकी मदद करते हैं। जब डॉयल को होश आता है तो रेत्सु उसके खाने के लिए सामान लेकर के आता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रुकता और वह कासुमी के पास चला जाता है, जो कि उस समय वो कराटे सिखा रहा था। तभी डॉयल वहाँ आता है और वो सभी को वहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर वो सबसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो इस सब के बावजूद भी उन सब का दुश्मन है और वो सबको बताता है कि वो कराटे रूल्स के हिसाब से ही कात्सुमी से अब लड़ेगा। मगर इसके उल्टा वो पैर सूट पहन करके वहाँ पर ही आग लगा देता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसे रास्ते में डोपू मिलता है। दोनों तभी वो खाली मैदान में जाते हैं जहाँ पर वो लड़ना शुरू करते हैं। डोपू लेकिन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था उसके हिसाब से और डॉयल तभी हार जाता है। अब जब उसकी आँख दोबारा खुलती है तो वो पाता है कि वह कराटे स्कूल में है, जिसकी आँख को अभी कुछ देर पहले ही बुझाया गया होता है। तभी कात्सुमी उसे लगातार मारने लगता है तब कि वो अपनी हार को कबूल नहीं कर लेता, लेकिन डॉयल हार नहीं मानता, चाहे वह बार बार मार खा के अपना होश कई बार खो देता है और अंत में कात्सुमी उसके मुंह पर जोरदार पंच मार के उसका मुंह तोड़ देता है और डॉयल वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वो जब होश में वापस आता है तब एक स्टूडेंट उसे बताता है कि कात्सुमी ने इस फाइट को यहीं पर खत्म करने का सोच लिया है, इसलिए उसने अब खुद ही हार मान ली है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि कात्सुमी के दरवाजे के बाहर डॉयल होता है, जिसने अपनी हार मान ली होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी और कात्सुमी अपनी जवानी का भरपूर मजा ले रहे होते हैं। वो लोग अकेले में और समय बिताना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर यानागी आकर के उनका सारा सामान खराब कर देता है, क्योंकि उसे लड़ने का यही मौका सबसे सही लगा। काजू की लड़ाई में मदद करने का ऑफर करती है, मगर बाकी को उसकी मदद की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो जानता था इस समय उसे प्रोटेक्ट करना है एक लड़की को, जिसकी वजह से वो उस समय और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। यानागी उसे छू भी नहीं पाता, जिसकी वजह से वो अपना फाइटिंग स्टाइल चेंज करता है, जिसमें वो अपने हाथों को हल्का करके लहराने लगता है, जिसके दौरान वो बाकी पर हाथ, पैर और कंधे पर अटैक करके उसकी मसल्स को फोड़ देता है। तभी वहाँ पता चलता है कि यूजीरो ने बाकी को ये टेक्निक उसे सिखाई थी और ये फाइटिंग स्टाइल लड़कियों के और बच्चों के बचाव के लिए बनी है और ये मर्दों को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तभी बाकी उसी सेम टेक्निक को उसी पर आजमाता है और उसका हाथ पकड़ के उस फाइट को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय बिकॉज की वहाँ पर आ जाता है, जो कि जेल से भागकर सिर्फ और सिर्फ बाकी से बदला लेने आया था। लेकिन वहाँ पर दोनों मिलकर के भी बाकी की नई पावर का सामना नहीं कर पाते और यह मुकाबला देखने के लिए वहाँ पर हानियामा भी आ जाता है और इस बात को एक्सेप्ट करता है कि काजुकी ने बाकी को काफी ताकतवर बनाया है। बाकी उन दोनों को इजीली तोड़ सकता था, लेकिन वो फाइट जारी नहीं रखता, काजुकी को उठा करके वहाँ से भाग जाता है। वही कात्सुमी डॉयल की भागने में मदद करता है। वो अपने एक जानकार की शिप में उसे ले जाता है और उसे दोस्ती के तौर पर कराटे सिखाता है और ब्लैक बेल्ट दे करके उसे अलविदा करता है। लेकिन शिप में उसे यानागी मिलता है, जो कि उसे खत्म करने का फैसला करता है, क्योंकि उसने अपनी शान और मर्यादा खो दी है दुश्मन से दोस्ती करके। वो उस पे हमला करके उसकी सबसे पहले आंखों की रोशनी छीन लेता है, जिस वजह से डॉयल लड़ नहीं पाता और अपनी जान बचाने के लिए वो शिप से कूद जाता है। वहीं पर जैक सिकोस्की को ढूंढकर फाइट के लिए चुनौती देता है। वो दोनों फाइट एक टेलीफोन बूथ के अंदर करते हैं, क्योंकि सिकोस्की का मानना है कि जैक का साइज उसके अंदर डिसएडवांटेज होगा। शुरुआत में ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे लड़ाई के दौरान जैक की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो उसको काफी बुरी तरीके से फिर मारता है। बेहोशी की हालत में सिकोस्की को अंडरग्राउंड एरिना में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं। जैक उसे फेंक करके दीवार की तरफ पटक देता है, जहाँ पर उसे महसूस होता है कि अब उसके जीतने का कोई मौका नहीं है। तभी सिकोस्की एक बुड्ढे की नुकीली छड़ी लेकर के उससे लड़ने का फैसला करता है, पर जैक की बॉडी काफी मजबूत होती है। तभी वो उसकी तरफ एक
कील फेंकता है, लेकिन जैक उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है। लेकिन जैक इस फाइट में बोर हो जाता है। तभी वो वहां से जाकर के अपने एक दूसरे फाइटर को उस फाइट के लिए भेजता है जिसका नाम काया होता है, जिसकी फाइटिंग टेक्निक में आसपास की चीजों का यूज करके लड़ना था। वो सबसे पहले सैंड को उठा करके सिकोस्की के ऊपर अटैक करता है, जिसमें पुराने फाइटर्स के टूटे हुए दांत मौजूद होते हैं। वो सैंड को हवा में फेंकता है, जिसके कारण पूरी जगह पर धूल के बादल बन जाते हैं, जिसके कारण सिकोस्की उसे बिल्कुल भी देख नहीं पाता और नॉन स्टॉप वो अटैक खाता चला जाता है। तभी काया फैसला करता है कि वह सिकोस्की को हद से ज्यादा डर का महसूस कराएगा। वो उसको अंधा करने के बाद हर 10 सेकंड में उसके ऊपर वार करता है और इस टॉर्चर को वो सहन नहीं कर पाता और उसे हद से ज्यादा डर महसूस होने लगता है और आखिर में वो हार मान लेता है और दया की भीख मांगने लगता है। अब यानागी का सामना मोडोक से होता है, जो जुजुत्सु का मास्टर है और 7 अलग अलग तरीके के हथियार चलाने में माहिर है। और वो तभी लड़ना शुरू करते हैं। मोडोक सबसे पहले उसके पैर में तलवार घुसा देता है और उसके मुंह पर एक चैन मार करके बुरी तरीके से उसके मुंह को चोट पहुंचाता है और आखिर में उसके वो पॉइजनस हाथों को काट देता है। और वो तब उसके सामने यानागी से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी हार स्वीकार है। लेकिन वहाँ पर अचानक से यूजीरो आ जाता है। वो उनके फाइट में इंटरफेयर करता है। वो मोडोक की तलवार को एक हाथ से तोड़कर यानागी की तरफ झुक के कहता है कि वो ये लड़ाई हार चुका है, लेकिन यानागी इस बात को नहीं मानता। यानागी कहता है कि वह खुद लड़ाई से फैसला करेंगे कौन हारा है और कौन जीता है। तभी वहाँ पर गोकी भी आ पहुंचता है। वो दोनों में से कोई हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए लड़ाई का फैसला यूजीरो खुद घोषित करता है और यानागी को एक झटके में खत्म कर देता है। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस न कर पाएं।